स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। सो हाय एम्पियंस, ये हमारा हिस्ट्री का 5th चैप्टर का 7th नंबर वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले 1 से लेकर 6 नंबर वीडियो इस चैप्टर पर नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए। उसके लिए क्या कीजिए, आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहां पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 7th नंबर वीडियो में हम लोग थोड़ा पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, जो वेस्टर्न एजुकेशन, अंग्रेजों ने जो हमारे भारत में प्राचीन संस्कृति के तरीके से जो यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जा रही थी उसको थोड़ा सा चेंज किया और अपने देश में जैसा शिक्षा दिया जाता था उनके देश में, ठीक है, उसी शिक्षा को यहाँ पे लाने का कोशिश किया। ये सब हम लोग 2nd चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, कौन सा किस लोग ने क्या किया था, कब पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लाने की कोशिश किया था, कौन कौन सा नियम कानून उसके लिए बना था, ये सब लोग पढ़े थे, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि उनका मकसद क्या था। पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, पाश्चात्य शिक्षा का मतलब क्या, अंग्रेजों के देश में जो शिक्षा दिया जाता था, जिस तरीके से शिक्षा दिया जाता था उसी को बोलते हैं पाश्चात्य शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा भी उसको बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या मकसद था, अंग्रेजों ने क्यों पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी माध्यम से लोगों को, भारतीय लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उन सब बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखिए क्या लिखा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास में ब्रिटिश सरकार के अतिरिक्त ईसाई धर्म प्रचारकों का बड़ा योगदान रहा था। जैसा कि आप लोग को पता है, जो ब्रिटिश सरकार था उस समय क्या करता था, स्कूल खोल देता था, वहाँ पे अपने पैसे से सारा स्कूल खोल देता था, वहाँ पे अंग्रेज टीचर रखते थे और बच्चों को, जो भारतीय बच्चों को पढ़ाते थे। तो उस समय क्या हो रहा था, पाश्चात्य शिक्षा धीरे धीरे भारत में विकसित हो रहा था। इनके साथ ही साथ जो ईसाई धर्म के प्रचारकों, मतलब वे लोग जो पोप या पादरी बोलते हैं, जो ईसाई धर्म में पादरी का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं या फिर ईसाई धर्म को फैलाने का काम करते हैं, वो लोग भी क्या कर रहे थे, उस समय भारत के जगह जगह पे घूमकर क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म से संबंधित जो पाश्चात्य शिक्षा का ये है, ठीक है, उसको बढ़ावा दे रहे थे, उसको भारत में विकास कर रहे थे, ठीक है। अंग्रेजी सरकार ने ही विज्ञान और अन्य तकनीकी की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी भाषा पर जोर दिया। जो अंग्रेजी सरकार है वही यहाँ पे भारतीय लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपको उच्च शिक्षा मतलब विज्ञान की या किसी टेक्निकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना है तो आपको जो किताबें चाहिए, जो सब्जेक्ट चाहिए, वो किस माध्यम में रखना चाहिए, अंग्रेजी माध्यम में रखना चाहिए। ये सारी बातें कौन बोल रहे थे, अंग्रेजी सरकार यहाँ के भारतीय बच्चों को, भारतीय शिक्षकों को समझा रहे थे, बोल रहे थे, ठीक है। परंतु उनके उद्देश्य भारतीयों को शिक्षित करने का नहीं था। अब तुम लोग को लगेगा कि भैया इतना अच्छा काम कर रहा था, सारा अंग्रेजी शिक्षा जो लोग का देश में शिक्षा था जिसके कारण उन लोग इतना विकास किया था, वही शिक्षा को हमारे देश में ला रहा था, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उन लोग के देश में जो अंग्रेजी की, साइंस की, इंजीनियरिंग की, टेक्निकल की जो किताबें छपती थी वही किताबें यहाँ पे ला रहा है, हम लोग को पढ़ा रहा है, तो हम ही लोग का ना विकास होगा। तो आप लोग भी यही सोचेगा। तो उसी प्रकार परंतु उनका उद्देश्य जो ये सब वो कर रहे थे, अंग्रेज लोग जो अंग्रेजी माध्यम से लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे थे ना, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि यहाँ के भारतीय लोगों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा विद्वान बना देना। उनके पीछे ये सब कर रहे थे, उनके पीछे उनका एक अलग मकसद था, अलग ही उद्देश्य था। वो क्या था देखते हैं। मैकाले शिक्षा नीति जिसके सहायता से भारतीयों को शिक्षित किया जा रहा था, उसका मुख्य उद्देश्य पढ़े लिखे भारतीयों की एक फौज तैयार करना था। आप लोग को पता है 2nd चैप्टर हम मैकाले शिक्षा नीति पढ़ाए थे, जिससे ये निर्णय लिया गया कि भारत में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को या बड़ों को पढ़ाया जाएगा। उसी को कुछ और नियम कानून भी उसके साथ थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैकाले शिक्षा नीति। तो मैकाले शिक्षा नीति जो आया उसके तहत ये क्या किया गया, ये नियम को मान्यता दिया गया कि भारत में जो अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन उन अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का जो उनका मकसद था, उद्देश्य था, क्या था, उसके पीछे का क्या राज था, जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। देखिए क्या कहना था, एक फौज, भारतीयों की एक ऐसी फौज मतलब एक समूह, एक ग्रुप तैयार करना जो क्या हो, जो रक्त और रंग से तो भारतीय होकर भी प्रकृति विचार से अंग्रेज हो, जो अंग्रेजों के
के हिसाब किताब की जानकारी पूरी ईमानदारी से करें। अब देखो क्या वो अंग्रेज लोग क्यों भारतीयों को प्रेशर कर रहे थे कि तुम लोग अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण करो। जैसा कि आप लोग को पता है कोई भी जो कारखाना होता है, कामकाज होता है, वहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ों का पेमेंट का या फिर सबका हिसाब किताब रखना पड़ता है। जैसा कि तुम लोग को पता है हम लोग जो भारतीय थे वो अपने रीजनल लैंग्वेज उस समय तक अपने हिंदी, उर्दू, जो भी बंगाल में है तो बंगाली, ये सारी भाषाएं हम लोग जानते थे। हम लोग में से कोई भी भारतीय उस समय अंग्रेजी भाषा नहीं जानते थे। और अंग्रेजों के पास काम करने कौन जाते थे, हम जैसे भारतीय ही लोग क्या करते थे, अंग्रेजों के यहाँ काम करने जाते थे। उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंतर्गत हम लोग काम करते थे। जो लिखा पढ़ी वाला काम होगा वो कौन करेगा, भारतीय लोग करेगा। लेकिन भारतीय लोगों को तो अंग्रेजों का भाषा आता ही नहीं, अंग्रेजों की भाषा क्या अंग्रेजी, लेकिन हम लोग तो अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सारा जो हिसाब किताब किस में करना चाहेंगे, हिंदी में करना चाहेंगे। और अंग्रेजों को हिंदी आती नहीं है या उर्दू आता नहीं है तो अंग्रेजों लोग को लिए क्या होगा, ये परेशानी का काम होगा। तो अंग्रेजों ने यहाँ तरकीब लगाया। तरकीब क्या लगाया, देखो अंग्रेजों ने इन भारतीयों को अंग्रेजी सिखा दिया। हम भारतीयों को जबरदस्ती बोला तुम्हारा फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है, तुम बहुत ज्यादा विकास करेगा। ये सब कारणों से अंग्रेजों ने हमें क्या कर दिया, अंग्रेजी सिखा दिया। अब उनका पीछे मकसद क्या था, उनका पीछे मकसद था भारतीयों का एक ऐसा समूह, मतलब इतने पढ़े लिखे कुछ भारतीयों को हम तैयार करेंगे जो पूरा रक्त से और रंग से तो भारतीय हो, मतलब वो भारतीय ही हो, पूरा उनके खून में भी क्या हो, भारतीयों का ही खून हो, पूरा रक्त और रूप से भी, चेहरा देखने में वो क्या लगे, भारतीय ही लगे। लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता पूरी किसकी जैसे हो जाए, अंग्रेज की जैसा ही हो जाए। मतलब समझ रहे हो ना, वो पूरा अंग्रेज का जैसे, जैसा अंग्रेज व्यवहार करता है भारतीयों के साथ वो भी ऐसा ही व्यवहार करे भारतीयों के साथ। लेकिन वो देखने में और रक्त से क्या हो, वो भारतीय ही हो, ठीक है। लेकिन वो क्या करेगा, अंग्रेजों का जैसा काम करेगा, अंग्रेजी पढ़ लेगा, उसकी विचारधारा अंग्रेजों की विचारधारा दोनों क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, ठीक है। और वो अंग्रेजों का वफादार बन जाएगा और अंग्रेजों के लिए सारा काम काज करेगा। अब अंग्रेजी पढ़ा लिखा रहेगा तो अंग्रेजों का जितना भी काम काज है वो किस में करेगा, अंग्रेजी में करेगा, ठीक है। इसीलिए अपना काम निकलवाने के लिए अंग्रेजों लोग क्या चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिया जाए। ये पूछेगा, ठीक है, कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, ठीक है। तो यही सारा उद्देश्य रहा, ठीक है। वो फौज तैयार करना चाहता था, ग्रुप समूह तैयार करना चाहता था, ठीक है, अंग्रेज लोग, ठीक है। और देखते हैं क्या है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर के पाश्चात्य शिक्षा को लेकर विचार। जैसा कि तुम लोगों को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, जिन्होंने कभी बहुत सारी कविता, कहानी, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने लिखा है, ठीक है। उनके मन में पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा दिया जा रहा था उसको लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर के मन में क्या विचार थे, ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी तक, देखो पाश्चात्य शिक्षा मतलब अंग्रेजी तरीके से जो शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी तरीके से शिक्षा मतलब एग्जाम होगा प्रॉपर, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर पढ़ाई होगा, टीचर आएंगे, होमवर्क देंगे, ये जो शिक्षा है, ठीक है, अंग्रेजी माध्यम से जो भी शिक्षा है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पाश्चात्य शिक्षा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पाश्चात्य शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार थे, वो क्या सोचते थे, अंग्रेजों के जो पढ़ाने लिखाने का तरीका था उस चीज को लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को पाश्चात्य शिक्षा को लेकर विचार। तो क्या थे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकाले शिक्षा नीति के अंतर्गत जो पाश्चात्य तरीके से बच्चों भारतीय विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही थी उससे पूरी तरह से असंतुष्ट थे। मैकाले शिक्षा नीति के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी माध्यम से क्या होगा, बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस समय एग्जाम होगा, 4 दीवारी रूम होगा, इसके अंदर 1 घंटा 2 घंटा बैठ के बच्चों को इतना पढ़ाया जाएगा, सब्जेक्ट बाय पीरियड। जो अभी जो मॉडर्न सिस्टम है ना वही मैकाले सिस्टम है। अभी जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है उस समय वो लाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देख के ये जो शिक्षा नीति है, ठीक है, ये जो शिक्षा का तरीका है, इन सब चीजों को देख के रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत ही असंतुष्ट मतलब अनसेटिस्फाई, ये खुश नहीं हुए, इन सारी चीजों से ये दुखी हो गए। कौन दुखी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य सिर्फ भारतीयों को पढ़ा लिखा कर फौज तैयार करना था जो उनकी गुलामी कर सके, ये तो आप लोग को पता है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का मेन मकसद हमारा विकास करना नहीं था, हमारा मानसिक विकास करना नहीं था, हमें विद्वान बनाना, हमें उन्नतशील बनाना, ये नहीं था। उनका मेन मकसद था कि हम इन्हें अंग्रेजी पढ़ा देंगे थोड़ा मोड़ा,
उसके बाद ये पढ़ लिख के क्या करेगा, मेरा ही हिसाब किताब में काम करेगा, मेरा ही गुलामी करेगा। इस चीज को कौन भाप लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर भाप लिए कि वो उसी तरीके से भारतीय बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं कि आगे चल के वो बड़े बड़े काम नहीं करेंगे, उसी पर सिर्फ क्या करेंगे, जाके अंग्रेजों की गुलामी ही करेंगे, उनका ही हिसाब किताब लिखेंगे। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के आगमन से रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि भारत की प्राचीन शिक्षा का तरीका आश्रम वाला वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। अब जैसा कि तुम लोग को पता है, पहले हम लोग के भारत में क्या था, भारत की अगर प्राचीन संस्कृति सभ्यता के बारे में आप लोग जानते होंगे तो आप लोग को पता है भारत में पहले क्या होता, बहुत पहले क्या होता था, आश्रम विद्यालय रहता जिसमें बच्चों को खुले आश्रम में पढ़ाया जाता था। इस प्रकार से आश्रम, हम लोग के भारतीय संस्कृति में शिक्षा का यही नियम था कि बच्चों को आश्रम में दे दिया जाता था। आश्रम में गुरु जी क्या करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। ठीक है, उस समय तक ये सारी चीजें चलती थी। लेकिन जैसे अंग्रेज आए तो क्या हुआ, अब शिक्षा का नियम ही बदल गया। अब आश्रम उश्रम नहीं रहेगा, स्कूल रहेगा, विद्यालय रहेगा, चार दीवारी रहेगा, उसके अंदर ही बच्चे पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो आश्रम वाला सिस्टम था ना, पहले आश्रम में पढ़ाई होता था, वो सारी चीजें अंग्रेजों के आगमन से क्या हो गई, पूरी तरीके से समाप्त हो गई। इन सारी चीजों को सोचकर रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत दुखी होते थे। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत बच्चों को भारत की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा आदि विषयों को नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा जो अंग्रेज लोग का पढ़ाने का जो उन लोग का सिलेबस था, उस सिलेबस में भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, रीति रिवाज, पूजा पाठ, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। इन सब चीजों से भी रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे। बच्चों को पढ़ाया जाता था अंग्रेजों के संस्कृति के बारे में, उन लोग का देश का संस्कृति, रीति रिवाज, ठीक है, परंपरा, इन सब के बारे में बताया जाता है। भाई उसके बारे में हम लोग जान के क्या करेंगे, हम लोग को, अगर हम लोग भारतवासी है तो हम लोग को किसके बारे में बता, हम लोग को भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराओं के बारे में बताओ, तो वो हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। लेकिन पाश्चात्य ढंग से जो शिक्षा दिया जाता था उसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ा जाता, अंग्रेजों के देश से जो संस्कृति थी, वहाँ की कहानी, वहाँ की कविता, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था, जो हमारे लिए कहीं भी फायदेमंद नहीं था। इन्हीं सब कारणों के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर को पाश्चात्य शिक्षण का तरीका अच्छी नहीं लगता था। अच्छी होगा यहाँ पे, अच्छी होगा, ठीक है, अच्छी नहीं लगता था, या अच्छा नहीं लगता था। समझ में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर को पाश्चात्य शिक्षा का जो तरीका था वो अच्छा नहीं लगता था। पाश्चात्य शिक्षा के तरीके से अगर बोलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर को पाश्चात्य शिक्षा के तरीके से क्या उनका विचार क्या था, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा को लेकर उनका विचार क्या था, उससे वो संतुष्ट है या असंतुष्ट है, इसको डिटेल में लिखो दम, तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, आराम से तुमको समझ में आ गया। समझ, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे, वो लोग अपना संस्कृति सभ्यता के बारे में पढ़ाते थे, भारत की संस्कृति सभ्यता के बारे में हम लोग को पढ़ाते ही नहीं थे उस समय। ठीक है, तो हम लोग भारत के बारे में कुछ जान पाएंगे, अपने जो पूर्वज हैं उनके बारे में कुछ पढ़ाते ही नहीं था। अपने पूर्वज के बारे में वो लोग, अंग्रेज लोग अपना देश में जो पूर्वज है, पुरानी पीढ़ियां हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ाते, तो वो हम लोग का फायदा करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए इन सब चीजों से रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, बहुत ही ज्यादा दुखी थे। समझ में आ गया आप लोग को? इसको थोड़ा चेंज करते हैं। अब ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, शांति निकेतन। क्या? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन देखिए क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा कि आपको पता है पाश्चात्य शिक्षा को लेकर क्या थे, वो नाखुश थे। उस तरीके से जो शिक्षा दिया जा रहा था उससे वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने अपना ही क्या किया, एक पढ़ाने का एक तरीका, सिस्टम, स्कूल खोल दिया। ठीक है, उसी को बोलते हैं शांति निकेतन। तो शांति निकेतन के बारे में 4 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछेगा, शांति निकेतन क्या है। तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। शांति निकेतन एक्चुअली में क्या है, एक छोटा सा गांव है। ठीक है, एक छोटा सा गांव जो किस जिले में, बीरभूम जिले है। पूछेगा शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है, तो क्या लिखना पड़ेगा, बीरभूम जिले में स्थित है। सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1863 ईस्वी में 7 एकड़ जमीन पर एक आश्रम की स्थापना की, जिसे शांति निकेतन कहते हैं। ठीक है, उन्होंने 7 एकड़ जमीन को लेकर क्या किया, एक आश्रम की स्थापना की, मतलब एक जगह, ठीक है, पहले आश्रम की स्थापना की, उस आश्रम को ही क्या कहा गया, शांति निकेतन। बाद में वो पूरा जगह ही शांति निकेतन के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, पूरा गांव ही शांति निकेतन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन मेनली क्या है, एक 7 एकड़ का, बीरभूम जिले में क्या है, एक 7 एकड़ का जमीन है। ठीक है, उस 7 एकड़ के जमीन में एक आश्रम देवेंद्र नाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या थे, पिताजी थे, ठीक है, उन्होंने ही खोला था। उसी जगह का नाम दिया गया, उसी जगह का नाम क्या दिया गया, शांति निकेतन दिया गया। शांति निकेतन का मतलब होता है शांति का स्थान, मतलब
शांति का स्थान मतलब समझते हो, जहां पे जाने के बाद आपको शांति मिले। शांति मतलब आत्म शांति, आत्मा को आपको शांति मिले। जैसे होता है ना कोई कोई मठ जो होता है हम लोग जहाँ जाते हैं, जैसे बेलूर मठ, ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे मठ है या मंदिर मस्जिद जहाँ पे जाते हैं हम लोग को क्या मिलता है, शांति मिलता है। हम लोग को लगता है कोई डर उड़ नहीं लगता है, आराम से हम वहाँ पे भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान में विलीन हो जाते हैं। उस प्रकार का जो आत्म शांति है वो देवेंद्र नाथ टैगोर को कहाँ मिलेगा, ये जगह पे जाके मिला। एक्चुअली में क्या हुआ, एक दिन टहल रहे थे, कहानी बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। बीरभूम जो जिला है वहाँ पे जो छोटा सा गांव है वहाँ पे क्या हो रहे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताश्री थे देवेंद्र नाथ टैगोर, वो टहल रहे थे सुबह में, ठीक है, तो सैर सपाटा टाइप का, ठीक है, तो उस मॉर्निंग वॉक टाइप का, ठीक है, तो वो जा रहे थे। तो वो यहाँ इस जगह पे जब गए ना तो उनको बहुत ही ज़्यादा आत्म शांति मिला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा शांति मिला, शांति का अनुभव हुआ। इसीलिए उस जगह को उन्होंने क्या रख दिया, शांति निकेतन के नाम से रख दिया। और शांति निकेतन का 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, शांति निकेतन का अर्थ क्या है, तो शांति निकेतन का अर्थ क्या है, शांति का स्थान। इस स्थान का पूर्व नाम भुवन डांगा था। इस जगह का, वो जो जगह है उस गांव का पूर्व नाम मतलब पहले का नाम, शांति निकेतन तो अभी का नाम है, ठीक है, जब देवेंद्र नाथ टैगोर ने रखा था, ठीक है, लेकिन उससे पहले उसका नाम क्या था, भुवन डांगा। तो बोलेगा शांति निकेतन का पूर्व नाम या पहले का नाम क्या है, भुवन डांगा। ये सब क्या है, गांव का नाम, जहां पे देवेंद्र नाथ टैगोर गए थे उस गांव का नाम पहले था भुवन डांगा, फिर उन्होंने उस नाम बदल के क्या रख दिया, शांति निकेतन रख दिया। जो वहां के जमींदार थे, जो वहां के क्या थे, जमींदार थे, वहां के जो जमींदार थे जिन्होंने यह स्थान देवेंद्र नाथ टैगोर को भेंट दी थी, वहां के एक जमींदार थे, भुवन सिंह बोल के वहां के एक जमींदार थे। यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हम बता दे रहे हैं, भुवन सिंह बोल के वहां के एक जमींदार थे। उन्होंने देखा कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो इतने बड़े आदमी हैं उनको ये जगह बहुत अच्छा लगा, उनको ये यहाँ शांति का अनुभव हुआ। तो देवेंद्र नाथ टैगोर को भुवन सिंह ने क्या किया, उस 7 एकड़ जमीन भेंट में गिफ्ट में दे दिया। उसके बाद ही देवेंद्र नाथ टैगोर ने उसमें आश्रम खोला। इसी आश्रम में रविन्द्र नाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में 5 बच्चों को साथ लेकर एक आश्रम विद्यालय की स्थापना किया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोलेगा शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने किया, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। शांति निकेतन में एक आश्रम विद्यालय, मतलब आश्रम समझते हो, तो वो विद्यालय मतलब आश्रम रहेगा, उसमें विद्यालय बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, आश्रम विद्यालय। तो 1901 ईस्वी में, कब, 1901 ईस्वी में रविन्द्र नाथ टैगोर ने 5 छात्रों को लेकर एक आश्रम विद्यालय खोला। कहां खोला, शांति निकेतन जो जगह है वहीं पे रविन्द्र नाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में क्या खोला, एक आश्रम विद्यालय खोला। कितने बच्चों को लेकर साथ, 5 बच्चों को साथ लेकर, जिनमें एक इनका स्वयं का बेटा था। तो टोटल बाहर से देखोगे तो 4 बच्चे थे, इनका स्वयं एक पुत्र था। तो टोटल 5 छात्रों को लेकर उन्होंने क्या खोल दिया, एक आश्रम विद्यालय खोल दिया जहां बच्चों को शिक्षा दिया था। उन्होंने आशा किया कि आश्रम का समाज और चारों ओर की विस्तृत प्रकृति बच्चों को शिक्षित करने में सहायक होगी। और उन्होंने इस उद्देश्य के साथ वहां पे खोला कि आश्रम का जो माहौल है, आश्रम कैसा होता है, पूरा खुला, 4 दीवारी नहीं रहेगा, पूरा खुला रहेगा। ये जो माहौल है, विस्तृत माहौल, पूरा चारों तरफ से 7 एकड़ का जमीन है, समझ सकते हो, उसमें जो विद्यालय है पूरा चारों तरफ का जो माहौल है, ठीक है, पूरा प्राकृतिक माहौल, इन सब तरीके से यहाँ पे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी जो मानसिक विकास बहुत ज्यादा होगा। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने शांति निकेतन में 1901 ईस्वी में क्या खोल दिया, एक आश्रम विद्यालय खोल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ कि शांति निकेतन जो जगह है, जो आश्रम था, ठीक है, उसमें रविन्द्र नाथ टैगोर ने आश्रम विद्यालय कब खोला, तो 1901 ईस्वी में खोला। किस उद्देश्य के साथ खोला, तो उन्होंने देखा कि पाश्चात्य तरीके से बच्चों को जो शिक्षा दिया जा रहा है वो बच्चों के लिए लाभदायक नहीं है, तो वो इस आश्रम विद्यालय से बच्चों के लिए लाभदायक हो, पढ़ाई लिखाई जो होगा वो बच्चों के लिए लाभदायक हो। इसी उद्देश्य से यहाँ पढ़ाने के लिए उन्होंने क्या खोल दिया, आश्रम विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्या है। शांति निकेतन के आश्रम विद्यालय में शिक्षा का तरीका। अब शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन तो 1901 ईस्वी में खुल गया, ठीक है, सॉरी, शांति निकेतन में जो आश्रम विद्यालय है, जो विद्यालय खुला वो कब खुला, 1901 ईस्वी में खुला। अब वहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या, अंग्रेज लोग से क्या अलग यहाँ पे पढ़ाया जाता था, जिसके लिए रविन्द्र नाथ टैगोर ने खोल दिया। तुम लोग के मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई अंग्रेज लोग तो पढ़ाता था, तो रविन्द्र नाथ टैगोर ने एक अलग विद्यालय खोल दिया, आश्रम विद्यालय। अब उसमें अंग्रेजों से क्या अलग तरीके से पढ़ाया
पढ़ाया जाता था जिसके लिए उन्होंने ये खोला था। तो ही यहाँ पढ़ाने का क्या तरीका था, तो क्या शांति निकेतन के आश्रम विद्यालय में शिक्षा का क्या तरीका था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि चार दीवारों के भीतर अगर छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाए तो उससे विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन कभी भी बच्चों को मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। यहाँ तक पहले पढ़ते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा में क्या होता था, बच्चों को सिखलाया जाता था, किताबें पढ़ाई जाती थी। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर उसका बहुत बड़ा खामी बताते हैं कि अगर इस तरीके से एक विद्यालय के अंदर जाके बच्चों को किताब दे के मास्टर साहब पढ़ा देंगे तो उस समय सिर्फ और सिर्फ चार दीवारी के अंदर रह के अगर तुम शिक्षा को प्राप्त करोगे तो उस समय किताब में जितना ज्ञान लिखा है, किताब में जितनी बातें लिखी है तुम उसको समझ जाओगे, तुमको उसका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में तो तुम उसका यूज नहीं कर पाएगा। समझ, अगर किताबों में लिखा रहेगा कि बड़ों के साथ हमेशा आदर व्यवहार करो तो वो सिर्फ किताब में तुम एक बार पढ़ लेगा, उसको याद कर लेगा, लेकिन रियल लाइफ में तुम उसको कभी प्रैक्टिकल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तुम्हारा मानसिक विकास नहीं होगा। लेकिन यही चीजें अगर रियल लाइफ में तुमको सबके सामने आदर व्यवहार करना सबको सिखाता तो वो क्या होता, वो चीजें तुमको ज्यादा ही समझ में आती। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है जो किताबों में जो रखा ज्ञान है, चार दीवारी के अंदर किताब को पढ़ोगे तो किताब का सारा ज्ञान तुम पढ़ लेगा, किताब के ज्ञान से तुम ज्ञानी तो बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा मानसिक विकास नहीं होगा, समाज में किस तरीके से रहना है वो सारी चीजें तुम नहीं सीख पाएगा, कभी भी नहीं सीख पाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, समाज में घूमना पड़ेगा। ठीक है, लोगों के बीच पढ़ना, लोगों के बीच जाके पढ़ना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से तुमको समाज में रह सकता है। ठीक है, बौद्धिक विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों को चार दीवारों से निकाल के खुले वातावरण में शिक्षा देने के लिए उन्होंने शांति निकेतन आश्रम विद्यालय की स्थापना की, जहां खुले वातावरण में बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने के लिए रामायण महाभारत को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। तो उन्होंने देखा पाश्चात्य शिक्षा का सबसे बड़ा खामी क्या है कि भारतीय संस्कृति से वो बच्चों को क्या करिए, दूर करिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति परंपराएं हैं उनसे बच्चों को दूर कर रही। तो उन्होंने अपना जो विद्यालय है उसमें क्या क्या पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस में उन्होंने क्या क्या, महाभारत, रामायण, जो भारत की प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, उन सब चीजों को एज ए सिलेबस डाल दिया, एज ए सब्जेक्ट डाल दिया, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे उन सब चीजों को पढ़ेंगे जिसके बाद उनका बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, बौद्धिक विकास मतलब वो समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बड़ों से व्यवहार करना है, ठीक है, किस तरह से सबका सम्मान करना है, छोटों को इस तरीके से प्रेम आदर करना है, गुरुजनों से किस प्रकार का सम्मान भाव रखना है, ये सारी चीजें वो इस चीजों से सीखेंगे। किताब से तुम ये सारी चीजें नहीं सीख सकता है कि किताब अगर तुमको हम हिस्ट्री पढ़ाए तो वहां पे तुम नहीं सीख सकता है कि बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुमको सिर्फ याद रहेगा लेकिन तुम रियल लाइफ में उसको कभी प्रैक्टिकल नहीं करेगा। लेकिन ये सारी चीजें रामायण महाभारत भारतीय संस्कृति को अगर तुमको पढ़ाया जाए तो तुम ये सारी चीजें सीख सकता है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या क्या, इन सारे चीजों को सिलेबस में क्या क्या ऐड किया। समझ में आ गया। तो अभी हम लोग पूरा क्या कर लिए, अंग्रेजों का पढ़ाने का, अंग्रेज किस मकसद से पढ़ा रहे थे उस चीज को भी पढ़ लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया शांति निकेतन। ठीक है, और उसके बाद शांति निकेतन में पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, इसके बाद है क्या कुछ, हाँ देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ को अपने पसंद के विषयों का अध्ययन करने की छूट थी। देखो जैसे स्कूल में तुम जाओगे, ठीक है, मान लो अभी तुमको बहुत ज्यादा तुमको हिस्ट्री पसंद नहीं है, मान लेते हैं हिस्ट्री पसंद नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम जन को होता है हिस्ट्री पसंद नहीं है, ठीक है, या किसी को बहुत ज्यादा हिस्ट्री पसंद है, ठीक है, तो ऐसा समझ लो जिसको तुमको ये सिलेबस पढ़ना ही नहीं है और ये दूसरा जो सिलेबस है उसको तुमको बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अगर तुम साइंस ले लोगे, ठीक है, या फिर तुम आर्ट्स ले लोगे तो तुम साइंस का कोई विषय नहीं पढ़ सकते, या फिर तुम साइंस ले लोगे तो आर्ट्स का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सारी विषय को तुम नहीं पढ़ सकते। अपनी मर्जी के अनुसार तुम किसी विषय का चयन नहीं कर सकती, जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार तुमको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो आश्रम विद्यालय था उसमें इन सारी चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगी थी। तुम चाहे जिस विषय को भी सिर्फ पढ़ना चाहे, अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना है तो तुम सिर्फ क्या करेगा, मैथ ही पढ़ेगा। अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना है तो तुम क्या करेगा, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेगा। ये मजबूरी नहीं है कि हिस्ट्री के साथ तुमको ये वो भी पढ़ना पड़े, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम चाहे जिस पाठ्यक्रम, जिस सब्जेक्ट, जिस सिलेबस को भी आराम से पढ़ना चाहता है उसको तुम पढ़ सकते हो। कितना मजा आता है बोलो, ठीक है। जो चीज हम पढ़ना चाहते हैं, हमको अगर हिस्ट्री पसंद है तो नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री पसंद है तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, मेरा मर्जी,
ठीक है, हम जो जो पढ़ना चाहते हैं वो सिलेबस अपना चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सुविधा कहाँ थी? आश्रम विद्यालय, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में जो आश्रम विद्यालय खोला वहां पे ये सारी सुविधाएं थी। वे अपने इच्छा अनुसार विद्यालय की सीमाओं में भ्रमण कर सकते हैं और प्राकृतिक चीजों का आनंद ले, प्राकृतिक घटनाओं को देखते हैं और उनके पीछे के कारणों को अपने शिक्षकों से पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर चार दीवारी के अंदर तुम शिक्षा को प्राप्त करेगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा, रूम में देखता है, स्कूल में बैठ जाता है तो क्या होता है, इधर देखता है तो दीवार, उधर देखता है तो दीवार, उधर देखता है तो दीवार। उस समय तुम्हारा मन क्या होता है, पूरी तरीके से विचलित हो जाता है, ठीक है, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग पाता है, ठीक है। लेकिन चार दीवारी के अंदर से बाहर निकल के जब आश्रम विद्यालय में बच्चे जाते थे तो वहां देखते थे जो आश्रम बहुत बड़ा है, तो वहां पे बच्चे घूम घूम कर क्या करते थे, अपना पढ़ाई करते थे, ठीक है। घूम घूम कर मतलब यही नहीं कि वहां पे जाके सिर्फ घूमते ही थे, जाते थे, ठीक है, देखते थे कि जो चिड़िया है चू चू कर रही है, ठीक है, चिड़िया चू चू क्यों करते, सिंपल सा अगर हम बोले पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं तो वो अपने गुरुजनों से पूछते थे, गुरुजी ये पेड़ों से पत्ते क्यों गिरते हैं, या पेड़ की पत्तियां हरी क्यों होती है, ठीक है, या सूखने टूटने पे सूख क्यों जाती है, ये सारी चीजें वो लोग देखते थे वातावरण में, हमारे प्रकृति में, नेचर में ये सारी घटनाएं होती थी, ठीक है। और उन्हीं घटनाओं को अपने गुरुजनों से पूछते थे, जिसके कारण क्या होते, वो ज्ञान को प्राप्त करते थे। अब वो जो ज्ञान है तुम किताब में पढ़ लेगा कि पेड़ों की पत्तियां हरी क्यों होती है, पेड़ टूटने के बाद सूख क्यों जाते, तुम भी वही ज्ञान को प्राप्त किया और वो लोग भी उसी चीज को प्राप्त किया, लेकिन वो लोग ज्यादा समझेंगे, तुम लोग सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पढ़ाने का तरीका था, पूरा खुला हुआ आश्रम था, जहां चाहे बच्चे घूम सकते हैं, जो सीमा है, बाउंड्री है, ठीक है, 7 एकड़ का जो जमीन है, ठीक है, जितना बड़ा आश्रम है उतना ही बड़ा आश्रम में वो जहां तहां चाहे घूम सकते हैं, ठीक है। जो घटना वो लोग प्रकृति में देख रहे हैं, ठीक है, सूर्य क्यों ऊपर में क्यों चमकता है, ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे तुम लोग को लाइफ फिजिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, परावर्तन क्या होता है, या प्रकाश से संबंधित जितने भी घटनाएं पढ़ाया जाता है, ठीक है, उन सारी घटनाओं को वो बच्चे भी देखते थे और उनको क्या करते थे, अपने गुरुजनों से देखते थे, उनसे पूछते थे, तो उनको उन चीजों के बारे में क्या होता था, ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता था, क्योंकि वो सारी चीजें उन्होंने देखा, उसके बाद उनके मन में खुद क्वेश्चन आया, उसके बाद ही क्या होगा, वो अपने गुरुजनों से पूछेंगे तो उनको उन चीजों के बारे में क्या होगा, ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं तो सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ते हैं, किताब में लिखा है, हाँ पढ़ लिया, ऐसा होता होगा, लेकिन उस समय वो लोग देखते थे कि ऐसा हो रहा है तो जाके उसके पीछे का कारण वो लोग अपने गुरुजनों से पूछते थे, तो उनको सोच सकते हो उनका मानसिक विकास क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यहां गुरु और शिष्य का रिश्ता पिता पुत्र के समान था, या छात्रों के सामाजिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। यहाँ छात्रों के मानसिक और सामाजिक विकास पे ध्यान दिया जाता। अब देखो यहाँ बहुत अच्छा लाइन है, यहाँ पे गुरु और शिष्य का रिश्ता किसके जैसा था, पिता और पुत्र के जैसा था। पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होता है, जैसा कि आपको पता है, जो पिता होता है वो पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम भी करता है, लेकिन अगर कोई पुत्र कुछ गलती कर दे तो उसको 2-3 चमाटे भी जड़ देते हैं। मतलब जो पुत्र होता है उसको पिता से प्रेम भी होता है, थोड़ा डर भी लगता है, ठीक है, ये एक रिश्ता हुआ। उसी प्रकार उस समय गुरु और शिष्य के बीच भी ऐसा ही रिश्ता था, वो गुरु से प्रेम करते थे, खुद के अपने मन की जितनी भी बातें थे, क्वेश्चन उसको पूछ सकते थे और कुछ गलती भी नहीं करते थे, क्योंकि अगर गलती करेंगे तो पिता जैसे मार देते हैं उसे गुरुजन भी क्या करेंगे, मार देंगे। वो सम्मान करते थे, गुरुजनों का क्या करते थे, सम्मान करते थे, जैसे हम पिता का सम्मान करते हैं हम लोग, उसी प्रकार उस समय के जो शिष्य होते थे, आश्रम में जो पढ़ने वाले शिष्य होते थे, वो अपने गुरुजनों का सम्मान भी करते थे। और जैसे वो लोग अपने पिता से डरते हैं कि अगर कोई गलत काम करेंगे तो पिता हमें मारेंगे, उसी प्रकार उस समय के शिष्य क्या होते थे, अपने गुरुजनों से भी डरते थे कि अगर कोई हम काम करेंगे तो गुरुजी हमें क्या करेंगे, मारेंगे। तो इस प्रकार का रिश्ता होता था, ठीक है। और यहाँ छात्रों के सामाजिक और मानसिक विकास पर ध्यान दिया जाता था। यहाँ समाज में किस प्रकार से रहना है, जैसे देखते होंगे स्कूल में क्या होता है, ये बैठ जाता है, किसी को कोई टीचर बोलते हैं कोई किसी से बात नहीं करेगा, तो किसी को किसी से मतलब ही नहीं होता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आश्रम विद्यालय में तुम चाहे खुले किसी से भी बात कर सकता है, किसी से भी पूछ सकता है, तो तुमको क्या होगा, समाज में आखिर चल के तुमको समाज में रहना ना, पढ़ लिख के क्या करेगा, बाहर जाके लोगों के साथ मिलेगा, काम करेगा, तो उस समय अगर तुमको बात नहीं करने आएगा, कम्युनिकेट करने नहीं आएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो
उस समय का जो माहौल था उसमें क्या होता था, बच्चे एक दूसरे बच्चे से खुलकर बात कर सकते थे, सारी क्वेश्चन को, उलझनों को पूछ सकते थे, उसका सॉल्यूशन पूछ सकते थे, जिससे क्या होगा आगे चल के वो समाज में अच्छी तरीके से रह पाएंगे, उनका मानसिक विकास होगा। ये सारी चीजें क्या थी, शांति निकेतन में के आश्रम विद्यालय में उपलब्धि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनवाया था या खोला था या उसका शुरुआत की थी। तो यहां तक समझ में आया शांति निकेतन का आश्रम विद्यालय पाश्चात्य शिक्षा के तरीके से क्यों अलग था। अब इसी के बारे में और हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। शांति निकेतन में आश्रम विद्यालय जो 1901 में खोला गया, उसके बाद उसका किस प्रकार से धीरे धीरे विकास हुआ, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।